हाय फ्रेंड्स, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि हम लोग इस चैनल पे जो बिहार एसआई का जो मेंस एग्जाम होने वाला है तो उसके बारे में हम लोग एक कोर्स लॉन्च करेंगे। उसके बारे में हम लोग वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से जो है हम डेली आपको एक लेक्चर जो है बिहार एसआई के लिए, जो बिहार एसआई मेंस का जो एग्जाम होने वाला है तो उसको लेकर के मैं हर एक रोज जो है ना डेली जो है आपको एक वीडियो लेक्चर जो है इस चैनल पे ई पाठशाला पे मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान देना है कि सबसे पहली बात कि जैसे देखिए, मैं तो आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आपसे भी हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको जब भी हम जो चीजें भी पढ़ाएंगे तो उसको आप साथ में पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और जो भी चीजें हम आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से बता रहे हैं तो उसको आप एक काम करिए कि उसको ना आप कॉपी पे उसको नोट करते जाइए, ताकि जब एग्जाम आए तो एग्जाम के टाइम में उसको आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, इसके अलावे देखिए, जो भी चीजें पढ़ाएंगे तो उसके जो पीडीएफ होंगे, ठीक ना, जिस दिन आपका चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर खत्म होने के बाद में जो उस चैप्टर का पीडीएफ होगा वो पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि ई पाठशाला बाय दीपक शर्मा टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो उसमें मैं उन सारे कंटेंट को अवेलेबल करा दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो वहां से आप प्रिंट करवा सकते हैं या फिर पीडीएफ को देख करके वहां से भी आप नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम लोग का लेक्चर है उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों देखो, एक और चीज आपको बताना था कि देखिए, एक तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि आपका बिहार एसआई मेंस एग्जाम के लिए, ठीक ना, तो आज से मेन हम लोग को उसमें हिस्ट्री पढ़ना है। इसके अलावे हम एक और सीरीज आप लोग के लिए लेकर आने वाले हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी बूस्टर सीरीज, वो रहेगा। ठीक ना, बीपीएससी बूस्टर सीरीज जो है उसमें हम उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को करवाएंगे जो कि आपके बीपीएससी के एग्जाम में, बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक ना, वो टॉपिक्स जो है एकदम हॉट टॉपिक्स होंगे जिससे कि आपके मतलब कि हर एक साल प्रश्न आते हैं और इस बार भी उससे मतलब जो भी टॉपिक कराएंगे उससे 2 या 3 प्रश्न हर एक टॉपिक से आएंगे। ठीक ना, यानी कि जितने वीडियो हम आपको अवेलेबल कराएंगे तो उतने वीडियो को अगर आप कंप्लीट करके चले जा रहे हैं तो आप 100+ क्वेश्चन को कर लेंगे बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम लोग का लेक्चर है उसको हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, आपके लिए नए नए वीडियो हम अवेलेबल कराते रहें। ठीक है, चलो बाबू, देखो सबसे पहली बात कि हम लोग आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा उसमें हम लोग को स्टार्ट क्या करना है भाई, तो इसमें मेन हम लोग स्टार्ट करेंगे इतिहास। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि हम लोग आज से क्या पढ़ना शुरू करेंगे भाई, तो आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे हिस्ट्री। ठीक है ना, आज से हम लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए हिस्ट्री जो है तो हिस्ट्री को हम लोग पढ़े उससे पहले जो हम आपको कुछ चीज बता देना चाहते हैं, कुछ मतलब इसका सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। ठीक ना, जो कि इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, ये तो बताने वाली चीज नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि हम इतिहास या फिर कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में वो क्या है, उसमें क्या चीजों को पढ़ना होता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग को मतलब जो बेसिक जो जानकारी है वो रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आज जो है सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि इतिहास भैया होता क्या है। तो देखो आप लोग ध्यान से समझो, इतिहास का मतलब होता है कि जो अतीत है ना, हम लोग का जो अतीत है, अतीत मतलब कि बीता हुआ समय, जो पास्ट है हमारा, जिस समय को हम जी चुके हैं, तो उस समय की बात की जा रही है कि जो अतीत है, तो अतीत की जो भी घटनाएं होती हैं, ठीक ना बाबू, अतीत की घटनाओं का साक्ष्यों के आधार पर, ठीक ना, साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन जो है ना, साक्ष्यों के आधार पर जो अध्ययन है तो यही क्या कहलाता है, तो यही आपका इतिहास कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इतिहास क्या है तो आप क्या कहिएगा
कि अतीत में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं तो उन सभी घटनाओं के बारे में अगर हम लोग जो भी सोर्स हैं यानी कि जो पीछे के जो सोर्स हैं तो उन सोर्स के आधार पर अगर हम लोग अपने अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उस सब्जेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं इतिहास। इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो साक्ष्य के आधार पर, यानी कि जो भी घटनाएं घटी हैं हमारे अतीत में तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे, ठीक ना, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्रोत होंगे जिससे कि हम लोग को उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उन स्रोतों के माध्यम से हम लोग अगर पढ़ रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं कोई चीज, तो उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब देखिए बात को आगे समझिएगा आप लोग। देखिए अब इसमें यहां पर ये तो आपको हम बता दिए कि इतिहास का डेफिनेशन क्या होता है, ये तो पहली चीज हो गई। अब देखो बाबू, इसमें आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या बताया कि ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर ही हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो देखिए इसी में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपका डेनमार्क है, तो डेनमार्क जो है ना बाबू, तो डेनमार्क में एक जगह है कोपेनहेगन, ठीक ना, कोपेनहेगन। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि यहां पर एक संग्रहालय है। कोपेनहेगन में क्या है बाबू, तो यहां पर एक संग्रहालय है, ठीक ना, क्या है, संग्रहालय। और ये जो संग्रहालय है, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम है यहां पर एक, तो ये जो संग्रहालय है बाबू, इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि ये जो म्यूजियम है ना, यहाँ पे जो भी मतलब कि ऐतिहासिक स्रोत है, ठीक ना, अगर म्यूजियम है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इतिहास से रिलेटेड भी सामग्रियां रखी गई हैं, ठीक ना। तो जो यहाँ पर मतलब ये तो खैर डेनमार्क के इतिहास की बात करी जा रही है कि वहां पर ये सारी चीजें थी, ठीक ना। तो डेनमार्क के इस संग्रहालय में जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य थे, ठीक ना, तो उसमें से कुछ साक्ष्य जो है वो क्या होते हैं, तो कुछ साक्ष्य थे जो कि मतलब कि जमीन से खुदाई करके प्राप्त किए गए थे, उत्खनन के माध्यम से प्राप्त हुए थे। कुछ साक्ष्य ऐसे थे जो कि मतलब साहित्य के रूप में उपलब्ध थे, ठीक ना। तो उन सभी साक्ष्यों का अध्ययन पहले तो एक व्यक्ति ने किया, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो उस व्यक्ति का नाम था यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्रिश्चियन, ठीक ना, क्रिश्चियन थॉमसन। क्रिश्चियन थॉमसन जो है ये एक व्यक्ति थे, और इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले जो है ये जो भी इतिहास के जो भी साक्ष्य यहाँ पर रखे गए थे कोपेनहेगन के संग्रहालय में, तो उन सभी साक्ष्यों का इन्होंने मतलब अध्ययन किया सबसे पहले, और उन साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने पूरे इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया। इन्होंने पूरे इतिहास को कितने कालखंडों में बांट दिया, तो इन्होंने पूरे इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया, जिसमें से आपको ध्यान देना है कि एक को इन्होंने प्रागैतिहासिक काल कहा, प्रागैतिहासिक काल कहा, ठीक है ना बाबू। एक काल को इन्होंने क्या किया, तो प्रागैतिहासिक काल कहा। जो दूसरा कालखंड था उसको इन्होंने आद्य ऐतिहासिक काल कहा। क्या कहा, तो आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और जो तीसरा जो कालखंड इन्होंने डिवाइड किया उसे इन्होंने ऐतिहासिक काल कहा, ठीक है। क्या कहा, तो ऐतिहासिक काल कहा। अब पहले एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, उसको मैंने मिस कर दिया है। देखिए अतीत के, ये तो हम आपको इतिहास के डेफिनेशन बता दिए हैं। एक चीज इसमें भी आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम था हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस। तो आपको ध्यान देना है कि हेरोडोटस जो है, तो हेरोडोटस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो हेरोडोटस को हम लोग कहते हैं इतिहास का पिता, ठीक है, इतिहास का पिता। भैया काहे कहते हैं हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे का रीजन आपको ध्यान देना है कि इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखा, और इस पुस्तक के लिखने के कारण ही इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं यहाँ पर इतिहास का पिता, ठीक ना। हिस्टोरिका जो है ये इतिहास सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसा माना जाता है कि हिस्टोरिका पहली बुक थी, ठीक ना। और इस बुक को लिखने वाले व्यक्ति थे हेरोडोटस, इसीलिए हेरोडोटस को हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक संग्रहालय था। उस संग्रहालय में जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य थे
तो ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन किया एक व्यक्ति ने, जिनका नाम क्या था, क्रिश्चियन थॉमसन। और उन साक्ष्यों की प्रकृति के आधार पर इन्होंने पूरे इतिहास को कितने भागों में बांट दिया, तो इन्होंने पूरे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, जिसमें से एक को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, दूसरे को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, तो तीसरे को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आपको ध्यान देना है कि भैया आखिर ये जो प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, इसके बाद में ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, ये भी तो जानना है। तो देखिए, इन्होंने इसके लिए कुछ मापदंड दिए, और मापदंड में हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने कहा, क्रिश्चियन थॉमसन ने कहा कि इतिहास के जो कालखंड है, जो भी अतीत में घटनाएं घटी हुई हैं, तो उनके बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर ही हम लोग सारा अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको किस में रखा जाएगा। और इन्होंने कहा कि इतिहास के जिस कालखंड से संबंधित जो पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक ना, पुरातात्विक साक्ष्य, और इसके बाद में एक होता है ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक सॉरी, यहां पे ऐतिहासिक की जगह साहित्यिक हो जाएगा बाबू, साहित्यिक साक्ष्य। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि इन्होंने कहा कि जिस कालखंड से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य भी है, ठीक ना, जिस कालखंड से संबंधित क्या है, तो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और लेकिन साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक ना, पहले आपको ध्यान देना है कि एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य और एक होता है साहित्यिक साक्ष्य। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है ना कि वैसी सामग्रियां जिनको हम लोग क्या करते हैं, उत्खनन करके प्राप्त करते हैं। तो उत्खनन करके जो भी प्राप्त होती हैं, जमीन के अंदर से जो उत्खनन करने के बाद में जो प्राप्त होती हैं, तो उन सभी सामग्रियों को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो उनको हम लोग कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। इसके अलावे जो इमारत वगैरह भी बने होते हैं, जिनको को उत्खनन करके प्राप्त नहीं किया जाता है, तो उन सभी इमारतों को भी हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, और जो चीजें लिखी हुई होती है, ठीक ना, जैसे बुक्स हो गया कुछ, तो जो लिखी हुई चीजें, जो साहित्य लिखे गए हैं, तो उन सभी को जो किताबों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं यहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो क्रिश्चियन थॉमसन है, इन्होंने कहा कि इतिहास के जिस कालखंड से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। तो उस कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। समझ गया ना, यानी कि आपसे पूछे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि इतिहास का वह कालखंड जिससे संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत तो हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, तो उस कालखंड को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे यहां पर प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसके बारे में एक फैक्ट आपको और याद रखना है, और वो ये है कि इस समय आपको ध्यान देना है कि इस समय क्या लिपि का विकास हुआ होगा, लिपि का विकास। तो आप कहिएगा कि सर अगर लिपि के विकास हो ही गया होता तो ये लोग कुछ लिखा होता तो साहित्यिक साक्ष्य तो मिल जाता, ठीक ना, जबकि साहित्यिक साक्ष्य इसमें मिलवे ना किया है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि आपका प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में आपको यह भी ध्यान देना है कि प्रागैतिहासिक काल खंड में लिपि का विकास नहीं हुआ था, और चूंकि लिपि का ही विकास नहीं हुआ था, इसीलिए इस टाइम में मतलब कि लिपि का विकास न होने के कारण किताबें नहीं लिखी गई थी या फिर साहित्यों की रचना नहीं हुई थी, और इसीलिए इस समय से संबंधित साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब आप कहिएगा कि सर लिपि क्या है, तो लिपि का मतलब होता है ना कि लिखने के लिए, मतलब लिखने का माध्यम जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक ना, तो अब देखो एक चीज और, अब देखिए अगर भारतीय संदर्भ में बात किया जाएगा कि भारतीय संदर्भ में आखिर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से काल को रखा जाना चाहिए, तो भारतीय संदर्भ में एक तो आपका हो जाएगा पाषाण काल। कौन हो जाएगा, पाषाण काल एक तो हो जाएगा, और दूसरा इसमें ध्यान देना है कि दूसरा इसमें हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल जो है, ताम्र पाषाण काल और जो आपका पाषाण काल है, तो इन दोनों को हम लोग किस में रख सकते हैं, तो इन दोनों को हम लोग
प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है? चलो बाबू अब आगे देखते हैं। इसके बाद में अगला जो आपका है वो कौन हो जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आपको ध्यान देना है कि इस टाइम में जो पुरातात्विक आपके स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत तो ये भी हैं, पुरातात्विक स्रोत भी यहां से मिले हैं, और इसके बाद में यहां से आपके जो है साहित्य, ठीक ना, साहित्यिक जो साक्ष्य हैं, तो साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और यहां से साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो भी यहां से साहित्य मिले हैं तो इनको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक ना हो। यहां से जो भी साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं तो उन साहित्यिक साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता से कुछ ऐसी चीजें मिली तो हैं जिनमें कि वहां के जो लिपि है तो लिपि मिलता है, ठीक ना, लिखा हुआ मिला है, लेकिन उन सभी लिखे हुए चीजों को हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं कि वो किस लिपि में लिखा गया है, ठीक ना, यानी कि उनके लिपि को हम लोग समझ नहीं पाए हैं, जिसके कारण कि हम लोग मतलब कि उनके साहित्य को पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछे कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं तो आप क्या कहिएगा कि आद्य ऐतिहासिक काल के मतलब होता है इतिहास का वह कालखंड जिससे संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, ठीक ना, लेकिन जो साहित्य हैं तो उन साहित्यों को हम लोग पढ़ नहीं सके हैं, तो उस कालखंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि सर तो इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से कालखंड को रखते हैं। तो देखो बाबू, एकरा में हम लोग दो गो के रखते हैं। एक तो इसमें हो जाएगा आपका हड़प्पा, ठीक ना हो, एगो तो इसमें हो जाएगा हड़प्पा काल यानी कि सैंधव काल, और दूसरा इसमें हो जाता है वैदिक काल, ठीक ना। तो वैदिक काल और जो हड़प्पा काल है तो इन दोनों कालखंड को हम लोग किसमें रखते हैं, तो इन दोनों को हम लोग रखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक ना। अब आपके मन में एक चीज आना चाहिए और वो मतलब जायज भी है कि सर वैदिक काल जो है तो वैदिक काल के माध्यम से तो हम लोग वेदों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ही लेते हैं कि वैदिक काल जो है तो वैदिक काल में क्या हुआ था, वैदिक काल की घटनाओं के बारे में तो भैया साहित्यिक स्रोत ही भी किया है। अब तो आपको बाबू ध्यान देना है कि वैदिक काल जो है तो वैदिक काल में मतलब कि ये जो वेद लिखे गए हैं तो वेद वैदिक काल की घटनाओं के बारे में तो बताते हैं, लेकिन इनकी रचना वैदिक काल में नहीं हुई है। इनको जब लिपिबद्ध किया गया, मतलब लिपिबद्ध इनको वैदिक काल में नहीं किया गया है, इनको लिपिबद्ध कब किया गया है तो आगे चल के जो है ना, मतलब कि वैदिक काल के बाद के जो कालखंड है तो उसमें इनको जो है ना लिपिबद्ध किया गया है, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको ध्यान देना है कि वैदिक काल भी क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है ना तो इसमें लिपि का विकास जो है तो ये लिपि का विकास यहां पर हो गया था, ठीक है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि जो है ये विकसित हो चुकी थी, ठीक ना। अब देखो जो तीसरा कालखंड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक ना। तो देखो बाबू, ऐतिहासिक काल के बारे में आपको ध्यान देना है कि इसके बारे में जो आपके पुरातात्विक साक्ष्य हैं तो पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, इसके अलावे इससे संबंधित जो आपके साहित्यिक साक्ष्य हैं तो ये भी उपलब्ध है, ठीक ना। यानी कि इतिहास का वह कालखंड जिससे रिलेटेड पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है, तो ये करो मेरा है, ठीक ना। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि देखिए कि दोनों में साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें जो है साहित्यों को पढ़ा नहीं गया है, जबकि इसमें जो है ना इनमें साहित्यों को पढ़ा जा सका है, ठीक है, पढ़ा जा सका है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपसे पूछे कि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं तो आप कहिएगा कि इतिहास का वह कालखंड जिससे संबंधित पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध हैं और उन साहित्यों को पढ़ा भी जा सका है, तो उस कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग यहां पर ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि इसमें हम लोग महाजनपद काल जो है ना, महाजनपद काल, तो महाजनपद काल के बाद से लेकर के
महाजनपद काल के बाद से लेकर के और अब तक का जो इतिहास है उस पूरे इतिहास को हम लोग किस में रखे हैं, तो उसको हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आपको इससे आगे की चीजों को बताते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अभी तक हम लोगों ने इतिहास क्या होता है और इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, इन सारी चीजों को मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब देखो बाबू, अब इससे आगे की जो चीजें हैं उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि जो आपके एग्जाम होंगे बिहार एसआई के, तो बिहार एसआई का जो एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम हो या फिर पीटी हो, कुछ भी हो, तो उसमें आपका यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो होते हैं भारत के इतिहास से। ठीक ना, यानी कि जो इंडियन हिस्ट्री है, तो इंडियन हिस्ट्री से आपके प्रश्न बने जाते हैं। ठीक ना, तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हम लोग अब आज जो हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हो जाएगा आपका भारत का एक सामान्य परिचय। ठीक ना, भारत का जो परिचय है ये हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कि भैया भारत जो है, तो भारत शब्द कहां से आया, ये कहां स्थित है, ये सारी चीजों को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ उत्तर वाले जो हिस्सा है, तो यहाँ पर हिमालय श्रेणी है। ठीक है, और नीचे जब आ जाइएगा तो इधर क्या है, समुद्र है। ठीक ना, इधर क्या है, पूरा ये समुद्र हो गया। ठीक, तो देखो बाबू कि ये जो उत्तर वाला जो आपका हिमालय हो गया, तो हिमालय और जो समुद्र है, तो हिमालय और समुद्र के बीच में जो भूभाग फैला हुआ है, इसी भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग भारत कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, तो इसको हम लोग कहते हैं भारत। तो आपसे पूछे कि भारत है क्या, तो आपको ध्यान देना है कि भारत देश जो है ये हिमालय से लेकर के और जो दक्षिण में जो समुद्र है, तो समुद्र के बीच में जो फैला हुआ जो भूभाग है, इस भूभाग को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, तो इसको हम लोग जानते हैं यहाँ पर भारत के नाम से, भारतवर्ष के नाम से। ठीक ना, इसको प्राचीन काल में मैंने यहाँ पर ध्यान देना है, भारत कहते हैं, अभी वर्तमान में भारत या इंडिया कहते हैं। अब देखिए कि ये जो भूभाग है इसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक ना, जो भारत देश है, तो भारत देश को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, और उसके इन्हीं नामों के बारे में ही आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, भारत जो है, तो भारत तो एक तो ये भारत हो गया, इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि इसी को हम लोग भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका एक भारतवर्ष नाम है। इसके अलावा इसका एक नाम क्या है जी, तो इसका एक नाम हो गया आपका भारत। भारत के बाद में इसी को हम लोग यहां पर जम्बू द्वीप का भाग माना गया। ठीक ना, यहां पर ध्यान देना है कि इसको जो है ना, इसको हम लोग किसका भाग माने हैं, तो जम्बू द्वीप का भाग माने हैं। ठीक ना, जम्बू द्वीप क्या होता है, जम्बू द्वीप का भाग माने हैं, तो जम्बू द्वीप क्या होता है ये भी हम आपको समझाने वाले हैं। अब देखिए, भारत जो है, तो भारत के लिए यहां पर हिंदुस्तान शब्द भी प्रयोग किया गया है, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के बाद में आपको ध्यान देना है कि भारत के लिए यहां पर इंडिया शब्द जो है ना, इंडिया, तो इंडिया शब्द भी प्रयुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि आखिर ये कैसे ये सारे इतने सारे नाम आए हैं भारत के, तो और इनकी उत्पत्ति, ये नाम जो है किसके द्वारा दिए गए हैं, इन सारी चीजों को हम लोग को जानना है। देखिए, इसके अलावे इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग आर्यावर्त भी कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि ये जो भूभाग है इसको हम लोग भारत कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो, आपको ध्यान देना है कि प्राचीन काल में
प्राचीन काल में आपको ध्यान देना है कि मेन हम लोग को साहित्य जो मिलते हैं, तो साहित्य मिलने कब से शुरू होते हैं, तो मेन आपके जो वैदिक काल है तो वहां से रिलेटेड हम लोग को साहित्य मिलने शुरू हो जाते हैं। और वैदिक काल में जो भारत के निवासी थे, तो भारत में मेन एक प्रजाति निवास करते थे जिनको हम लोग कहते हैं आर्य। भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है तो उस हिस्से में उनका मेन निवास स्थान था। और आर्य चूंकि भारत में रहते थे, इसीलिए आर्यों के निवास स्थान होने के कारण आपको ध्यान देना है कि आर्यों का जो निवास स्थान है बाबू, तो आर्यों का निवास स्थान होने के कारण ही भारत का नाम क्या पड़ गया, तो इसका नाम पड़ गया आर्यावर्त। ठीक है, तो भारत का आर्यावर्त नाम क्यों पड़ा, आपसे पूछेगा तो आप क्या कहिएगा कि चूंकि भारत जो है तो भारत में आर्यों ने निवास किया था, आर्यों का ये निवास स्थल रहा है, और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, तो एक इसका नाम हो जाता है आर्यावर्त। अब देखो, जब आप भारत में रचित जो पुराने जो प्राचीन कालीन जो महाकाव्य होते हैं, ठीक ना हो, महाकाव्य बोले तो जो रामायण महाभारत ये सारी चीजें हैं, तो महाकाव्य होंगे या फिर जो आपके पुराण होते हैं, ठीक ना। तो महाकाव्य और जो पुराण है, तो महाकाव्य और पुराणों में इसके नाम भारतवर्ष की चर्चा मिलती है, ठीक ना। महाभारत और रामायण हो गया, इसके बाद में जो पुराण हो गए, तो इन सब में, इन सभी ग्रंथों में इसका नाम क्या मिलता है, तो इसका नाम मिलता है भारतवर्ष। ठीक है, और भारतवर्ष का मतलब क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतवर्ष का मतलब होता है यहां पर भारत का देश। ठीक है, भारतवर्ष का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है भारत का देश। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में एक और चीज, इसके बाद में एक और नाम इसका क्या मिला है भाई, तो इसका नाम मिल गया है वो भारत। अब देखो भारत क्या है, तो भारत नाम जो है ना, इसमें आपको ध्यान देना है कि जब यहां पर ये आर्य आए थे, तो आर्यों के समय का एक वेद है जिसका नाम क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में एक जन का वर्णन मिला है आपको। हम बताएंगे कि जन क्या होते हैं, जनपद क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे हम, ठीक ना। बेसिकली जो गांव होते हैं, जो मतलब छोटे जो एरिया होते थे, उसी को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था, ठीक ना। तो जो जन है, तो मैं उसको यहां पर समझ लेना थोड़ा सा। तो ऋग्वैदिक काल में जो मतलब जन मतलब एक कबीला होता था, ठीक ना। तो जो एक कबीला था जिसका नाम क्या था, जन का मतलब था यहाँ पर उस जन का नाम था भरत, ठीक ना। तो जो भरत जन या भरत एक कबीला जो था, तो उस कबीला के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया, ठीक ना। तो आपसे पूछेगा कि भारत नाम किसके कारण पड़ा था, तो आप क्या कहिएगा कि प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में एक जन था, एक भरत नाम का एक जन था, ठीक ना। जन मतलब जनता नहीं, जन मतलब होता है कबीला। तो भरत नाम का एक कबीला निवास करता था, आर्यों का कबीला था, और उस कबीले के नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया गया, तो इसका नाम रख दिया गया भारत। ठीक है, तो आप समझ गए कि इसका भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा है, भारत क्यों पड़ा है, और आर्यावर्त क्यों पड़ा है। ये सारी बातें हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आपका अगला जो है एक वर्ड मिलता है जिसका नाम क्या है, जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप के बारे में आपको डिटेल समझाएंगे, फिलहाल इसको समझिए। अब देखो बाबू, जैसे जैसे समय बीतते गया तो कुछ टाइम में आप लोग देखे होंगे कि प्राचीन काल में ही मतलब जो मेन आपका एक कहा जाता है कि जो आपका महाजनपद काल था, तो महाजनपद काल के पीरियड में ही यहाँ पर इंडिया पर यूनानी जो है आक्रमण किए थे, सिकंदर वगैरह जो है उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, तो उस टाइम में जब यूनानी भारत में आए, तो यूनानियों ने भारत के लिए यहाँ पर इंडिया शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे पूछेगा कि भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग कहां किया गया है, तो आपको ध्यान देना है कि यूनानी जब भारत पे आक्रमण किए थे, तो उनके जो साहित्यकार थे, तो उनके साहित्यकारों ने भारत के लिए मेन यहां पर इंडिया शब्द का प्रयोग किया है, ठीक ना। और इंडिया शब्द इसलिए किया है, देखिए इसमें एक और चीज ध्यान देना है कि जब भारत आए थे यूनानी, तो उन्होंने सिंधु नदी के पास में मेन अपना जो क्षेत्र है वहां पे अधिकार किया था, और सिंधु को इन्होंने कहा था इंडस। सिंधु को इन्होंने क्या कहा था, इंडस कहा था, ठीक ना। सिंधु नदी जो है उसको इन्होंने इंडस कहा था, और सिंधु नदी के नाम पर ही इन्होंने भारत जो है इसका नाम क्या रख दिया था, इंडिया रख दिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इंडस जो है, इंडस किसका प्राचीनतम नाम है या यूनानी नाम है, तो आप कहिएगा कि सिंधु नदी का। और सिंधु नदी जो है उसको इंडस कहा,
यूनानियों ने, और इसीलिए इन्होंने इंडिया को यानी भारत जो है, तो भारत को भी इन्होंने क्या कह दिया, इंडिया कह दिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में जो है हिंदुस्तान शब्द आया। तो हिंदुस्तान जो है ये जो अरबी लेखक थे, जो अरबी लेखक हैं, तो अरबी लेखकों ने मेन यहां पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। ठीक ना, और हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंदुओं का स्थान। हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है, हिंदुओं का स्थान। अब देखिए यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना है कि आखिर ये जो हिंदू शब्द आ गया, हिंदू, तो हिंदू का मतलब क्या होता है, तो हिंदू का मतलब होता है कि जो सिंधु नदी है ना बाबू, तो सिंधु के पूर्वी भाग में रहने वाले जो लोग थे, पूर्वी भाग में रहने वाले जो लोग हैं, तो सिंधु नदी के पूर्वी भाग, देखिए यहां से मेन आपके सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी से पूर्वी भाग में यानी कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे, उन सभी लोगों के लिए मेन फारसी भाषा में मतलब एक शब्द गढ़ा गया और इनको क्या कहा गया था, हिंदू कहा गया था। ठीक ना, यहां से इधर रहने वाले जो लोग हैं इनको क्या कहा गया था, हिंदू। ठीक ना, और इन्हीं के आधार पर चूंकि हिंदू इधर के लोग हैं तो और इनका निवास स्थान ये क्षेत्र था, इसीलिए इस क्षेत्र को जब अरबी लेखकों ने इस क्षेत्र के बारे में लिखा तो उन्होंने इसे क्या कहा, तो उन्होंने इसे हिंदुस्तान कहा, यानी कि हिंदुओं का स्थान कहा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगला जो है आपका जम्बू द्वीप। देखो बाबू जम्बू द्वीप जो है, तो जम्बू द्वीप का कॉन्सेप्ट जो है ये मेन आपका मौर्य काल जो है ना, मौर्य काल, तो मौर्य काल से रिलेटेड है जम्बू द्वीप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा कि आपसे पूछेगा ना कि जम्बू द्वीप है क्या बेसिकली, तो आपको ध्यान देना है कि मौर्य काल जो है ना, तो मौर्य साम्राज्य जो है, तो मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्र था, ठीक ना, मौर्य साम्राज्य का अशोक के शासन काल में जो पूरा क्षेत्र था, पूरा जो एरिया था मौर्य काल का इधर म्यांमार तक पूरा, तो उस पूरे एरिया को ही हम लोग क्या कहते थे, तो उस पूरे एरिया के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है और इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जम्बू द्वीप। तो आपसे पूछे कि जम्बू द्वीप क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि अशोक के शासन काल में जो पूरे मतलब अशोक के शासन काल में जो उसका पूरा साम्राज्य जितने क्षेत्रों में फैला हुआ था, जितने भूभाग में फैला हुआ था, उस पूरे भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। और जम्बू द्वीप का मतलब क्या होता है, तो जामुन के वृक्ष, जम्बू मीन्स क्या होता है, जामुन, तो जामुन के वृक्ष जिस क्षेत्र में उगते हैं उस क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग जम्बू द्वीप कहते हैं। ठीक है, और लेकिन जम्बू द्वीप में जामुन के वृक्ष से आपको नहीं समझना है, जम्बू द्वीप के एक्चुअल मतलब क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य जो है अशोक के शासन काल में जितने क्षेत्रों में पूरे फैला हुआ था, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे, जम्बू द्वीप। और ऐसा कहा जाता है कि जो जम्बू द्वीप है, तो उस जम्बू द्वीप का ही एक हिस्सा जो कौन है, भारत है। ठीक ना, हम लोग का भारत जो है वो किसका हिस्सा है, तो जम्बू द्वीप का ही हिस्सा है। तो ये सही बात है क्योंकि ये पूरे एरिया को जम्बू द्वीप कहा जाता था और ये जो एरिया है ये इसी के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए भारत किसका हिस्सा है, तो भारत जो है वो जम्बू द्वीप का हिस्सा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो है आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये पूरी चीजें समझ में आ गई है ना। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास में। और अगर आपको वीडियो में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे मान लेते हैं कोई चीजें समझ में नहीं आई है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमको बताइए कि क्या दिक्कत है आपको, कहां पे समस्या हो रही है। इसके अलावा वीडियो में अगर कुछ आप सुधार करवाना चाहते हैं तो ये भी आपका सुझाव का हम सहर्ष स्वागत करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइए। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। और अगला जो हम लोग का क्लास होगा, तो अगले क्लास में मेन हम लोग साहित्यिक स्रोत जो है, यानी कि देखिए मेन हम लोग अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे अध्ययन के स्रोत। ठीक है, और अध्ययन के स्रोत के अंतर्गत अगले चैप्टर में मेन हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत जो होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।